ये कहानी है हिमाचल के छोटे से गांव की, जहां रितु और सुंदर अपनी शादी के 1 महीने बाद ही रहने आते हैं। रितु और सुंदर जिस घर में रहने आते हैं वो घर सुंदर के दादाजी का था और सुंदर के दादाजी की इच्छा थी कि शादी के बाद सुंदर अपने परिवार के साथ उसी घर में रहे। यहाँ का कितना सुहाना मौसम है ना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मुझे पता था तुम्हें हिमाचल का हमारा ये गांव पसंद जरूर आएगा। आखिर यहाँ हम दोनों के रहने की इच्छा भी तो दादाजी ने जताई थी। सुंदर और रितु दोनों ही गांव में लोगों से कुछ ही दिनों में घुल मिल जाते हैं। उन्हें गांव में आए हुए अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, तभी एक रोज देर रात रितु के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी? इतनी रात गए कौन रो रहा है? सुनिए ना, सुनिए, देखिए किसी के रोने की आवाज आ रही है। क्या तुम भी इतनी रात में मुझे परेशान कर रही हो? तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। सुंदर अपनी पत्नी रितु को इतना कहता ही है कि तभी सुंदर को भी वही आवाज सुनाई देती है और सुंदर अपनी पत्नी को हैरानी से देखने लगता है। देखा, मेरा सपना सच हो गया ना। सुनिए, आप बाहर मत जाइएगा। और अगर कोई मुसीबत में हुआ तो? हम उनकी क्या ही मदद कर सकते हैं, हम तो यहाँ नए हैं, बाकी गांव वाले हैं ना। हमें अभी सो जाना चाहिए। अब अगली सुबह सुंदर गांव के हरिकिशन काका से कहता है, काका एक बात बताओ, कल रात मैंने और आपकी बहू ने किसी के रोने की आवाज सुनी। अरे फुलवा काकी, अगर हमने कोई सपना देखा होता तो वो किसी एक ने देखा होता। हम दोनों को एक जैसी ही आवाज सुनाई दे रही थी। कोई रो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी मुसीबत में है। ना ना, हमने तो कभी ना सुना। कोई वहम हो गया होगा। अभी नया नया है ना बेटा, तो कुछ चीज दिमाग में घर कर जाती है। वैसे भी ये हिमाचल का गांव जंगलों से घिरा हुआ है। कोई जानवर रो रहा होगा, उसकी आवाज को तूने इंसानों के रोने की आवाज समझ ली होगी। होता है, कोई बात नहीं। गांव में सुंदर कई लोगों से इस बात का जिक्र करता है, लेकिन कोई भी सुंदर की बातों को इतनी अहमियत नहीं देता। सब उसे वहम, सपना या जानवर के रोने की आवाज बताकर टाल देते हैं। अब इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं और फिर से एक रोज देर रात उन दोनों को वही रोने की आवाज सुनाई देती है। टॉर्च लेकर आओ, मैं आज पता लगा ही लूं कि ये है कौन जिसके रोने की आवाज सिर्फ हम दोनों को ही सुनाई दे रही है। सुंदर टॉर्च लिए जंगल की तरफ बढ़ता है। तभी उसे कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के पास एक लड़की बैठी हुई रोती नजर आती है। ये तो एक लड़की है। इतनी रात गए वीरान और सुनसान जगह में ये यहाँ रो क्यों रही है? अरे कौन हो तुम? जी, मेरा नाम कोमल है और मैं पास के गांव की ही रहने वाली हूँ। मेरे बड़े भैया और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उनका कहना है कि वो मेरी शादी नहीं कर सकते। मेरी शादी में बहुत खर्चा आएगा और माँ बापू कई साल पहले मुझे छोड़कर जा चुके हैं। भैया भाभी की रोज रोज की जिल्लत सहकर मुझे बहुत रोना आता है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं तो जरूर करूंगा। रितु जब सुंदर को एक लड़की के साथ आता देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे रुकिए जरा, आप इस लड़की को घर में लेकर कहाँ आ रहे हैं? कौन है ये और इसे आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब सुंदर रितु को सारी कहानी बताता है, लेकिन रितु अब भी गुस्सा थी। तभी वो लड़की रितु को गुस्से में देखकर कहती है, जी अगर आप लोगों को यहाँ मेरे रहने से दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इतना कहने के बाद वो लड़की जाने लगती है, लेकिन तभी सुंदर उस लड़की को रोकते हुए कहता है, रुको बहन, तुम मेरी बहन जैसी हो और एक भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकता है कि उसे हर मुसीबत से बचाए। सुंदर जब उस लड़की को रोककर उसे अपनी छोटी बहन कहकर अपने घर में रखने को तैयार होता है तो रितु भी मान जाती है,
लेकिन जिस दिन से वो लड़की सुंदर के घर आई थी, उस दिन से सुंदर के घर अजीब अजीब चीज हो रही थी। एक रोज जब ऋतु उस लड़की के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वो लड़की शीशे के सामने खड़ी है और शीशा चकनाचूर हो गया है। ये शीशा इस लड़की के गुस्से से कैसे चकनाचूर हो सकता है? अरे आखिर कौन है ये? कल इसका हाथ कटा और आज इसके हाथ का जख्म भर भी गया, और न जाने क्यों ये भगवान की फोटो से इतना घबराती है। कुछ तो चक्कर है। अरे भाभी, आप देखिए ना, ये शीशा मेरे गुस्से से टूट गया है। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही? दरअसल ये शीशा बाहर से आई गेंद से टूट गया है भाभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऋतु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सुंदर को कहती भी है कि उसे उस लड़की की हरकत और चीज अच्छी नहीं लग रही है, और ना ही उसे समझ आ रहा है कि उस लड़की के आने से घर में अजीब अजीब चीज हो रही है। कभी शीशे का चकनाचूर हो जाना। एक रोज सूरज उस लड़की को कपड़े दिलाने लेकर आता है। तभी ऋतु को मौका मिलता है कि वो उस लड़की के बारे में पता लगाए। अब ऋतु उस जगह पहुंचती है जहां से सुंदर उस लड़की को लाया था, और वो इस तरह जंगल के काफी अंदर चली जाती है, जहां उसे एक छोटा सा घर दिखता है। घर काफी पुराना था। घर के बाहर ताला लगा था। ये घर तो काफी पुराना लग रहा है। यहीं आसपास उन्हें कोमल मिली थी। तभी ऋतु की नजर उस घर के खुले खिड़की पर जाती है, जहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें दंग रह जाती है। ये पेंटिंग तो मेरे पति और कोमल की है, जिसमें कोमल मेरे पति को राखी बांध रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे समझाएगा, वरना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी सोच सोच कर। लेकिन वो हिम्मत करके पास के गांव के लोगों से उस घर के बारे में पूछती है, और फोन में अपने पति का फोटो दिखाकर एक बुढ़िया से कहती है, अम्मा, क्या आप इन्हें जानती हैं? और ये घर किसका है? अरे बेटी, तुम किस घर की बात कर रही हो? वो वीराना और खंडर घर? अरे वो तो 30 सालों से बंद पड़ा है। उस घर में एक भाई बहन रहा करते थे, और जिस आदमी की फोटो तुम दिखा रही हो वही उस लड़की का छोटा भाई था। दरअसल एक बीमारी के कारण उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी, और वो लड़की भी अपने भाई से इतना प्यार करती थी कि उसके मरने के बाद ही उसने भी खुदकुशी कर ली। हाँ, इसका मतलब ये है अम्मा कि मेरे पति उस लड़की के भाई से मिलते जुलते हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि वो लड़की मेरे घर में ही रह रही है। फिर तो तुम्हारे पति की जान को खतरा है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसे वो वापस पाना चाहती है। तुम्हारा पति उसके भाई की तरह दिखता है, और हो सके तो वो उसे मारकर अपने साथ ले जाने आई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पति को उसके साथ कतई नहीं जाने दूंगी। ऋतु के सामने सच्चाई आ खड़ी थी। वो बहुत डर जाती है जब उसे उस लड़की की सच्चाई का पता चलता है। लेकिन ऋतु घर पहुंचती है, और ऋतु के घर पहुंचते ही उसका सामना उस लड़की से होता है। आ गई मेरे बारे में पता करके? तू मेरे पति को मुझसे नहीं छीन सकती। तेरा सर्वनाश आज मैं करके रहूंगी। इतना कहने के बाद ऋतु मंदिर के पास रखा हुआ गंगा जल का बोतल उठाती है, लेकिन उससे पहले वो लड़की चुड़ैल के रूप में आ चुकी थी, और वो ऋतु पर हमला करने ही वाली होती है। तभी वहाँ सुंदर आ जाता है। सुंदर कुछ भी समझ पाता उससे पहले वो अपने गले में लटके माता रानी के लॉकेट को अपनी पत्नी के गले में फेंक देता है। अब लॉकेट ऋतु के गले में आते ही उस लॉकेट से तेज रोशनी निकलती है, जिसे वो चुड़ैल सहन नहीं कर पा रही थी और जलकर भस्म हो रही थी। तभी सुंदर जल्दी से अपनी पत्नी के हाथों से गंगा जल का बोतल लेकर उस चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है। आप जाओ यहाँ से, ये आपको मारने आई है। आप इसके भाई की तरह दिखते हो, इसीलिए ये आपको मारकर अपने साथ ले जाने आई है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती मेरे भाई। देखते ही देखते चुड़ैल भस्म हो चुकी थी। आप ठीक तो है ना? हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें शहर चले जाना चाहिए। मैं आपको खोना नहीं चाहती सुंदर। ऋतु भी अपने पति को अपने सामने देखकर भावुक थी, वरना तो उसे एक पल में ऐसा लगा था कि वो अपने पति को खो देगी। लेकिन देर से ही सही उसने अपने पति की जान उस चुड़ैल से बचा ली, जो उसे अपना भाई समझकर उसे अपने साथ ले जाने आई थी, अपने लोक यानी मृत्यु लोक। लेकिन ऋतु को जब सारी बातें पता चलती है तो वो अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती।